नमस्ते। मेरा नाम सिद्धांत है और ये है आज का खर्चा पानी। और आज हमारे साथ हैं हमारे गेस्ट सिद्धार्थ जराबी। बहुत दिन बाद जुड़े, कैसे हैं सिद्धार्थ जी? बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं सिद्धांत? मैं भी एकदम अच्छा सिद्धार्थ जी। तो खर्चा पानी में हम कई चीजों पर बातचीत करेंगे। आज इंडिया में एक बिजली संकट क्या है, आगे आने वाले 2-3 दिनों में एक बड़ा बिजली संकट हम देख रहे हैं। दूसरा, क्या तेल के बढ़े हुए दामों से किसको फायदा हो रहा है। और तीसरी बात, आरबीआई ने एक और एनबीएफसी पे अपना चाबुक चलाया है। तो इस पूरी जो जुगत है, इस पूरी आरबीआई ने ऐसा क्यों किया और आरबीआई ऐसा किस लिए कर रहा है, इन सब पर बातचीत करेंगे। और सिद्धार्थ जी हमारे साथ होंगे। और सबसे पहली खबर सिद्धार्थ जी हम लोग बात करेंगे आज इंडिया में क्या जो कोल की किल्लत है, पावर हाउसेस में कोल की किल्लत है, बिजली जाने वाली है, इस तरह के कयास तो अब लगने लगे हैं लोगों के चैट ग्रुप्स वगैरह में। चैट कल रात को कुछ देर कल कल रात को कुछ कुछ देर तक लोग चैट नहीं कर पाए थे, व्हाट्सएप बंद हो गया था। तो तो इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल, आपकी प्रतिक्रिया, और ये ऐसा हुआ क्यों? देखिए, कोयले को लेके ऐसा नहीं है कि पहली बारी हमारे पास कोयले का स्टॉक जो है वो बिल्कुल एक थ्रेशोल्ड लेवल पे पहुंचा है। ऐसा कई वर्षों में होता है, और खासकर गर्मी में जब सबसे ज्यादा खपत होती है बिजली की, खासकर हमारे पूरे रेजिडेंशियल सेगमेंट में, तो ऐसा पहली बारी नहीं हुआ है। और ऐसा क्यों है? सबसे बड़ा आंकड़ा जो हमें समझना पड़ेगा वो ये है कि आधे से अधिक, लगभग 55-56% जितनी भी बिजली प्रोड्यूस की जाती है देश में, वो कोयले पे है, जिसका तकनीकी शब्द कहा जाता है थर्मल पावर। थर्मल थर्मल पावर। पावर जनरेशन है, विंड पावर भी होता है। आप गैस बेस्ड पावर प्लांट्स का सुना होगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की आपने बात सुनी होगी। तो इंडिया जो है वो थर्मल पावर डिपेंडेंट है आधे से अधिक। और इस आधे से अधिक में मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जो लगभग 388 गीगावाट है। 1 गीगावाट यानी 1000 मेगावाट। तो जी। बहुत बड़ी एक हमारे पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। ऐसा नहीं होता कि ये सारी 100% हर हमेशा अवेलेबल होती है। कुछ प्लांट्स रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए शट किए जाते हैं, कुछ और में कोई तकनीकी खराबी आती है। तो ऐसा कई बारी होता है कि जो सारी कैपेसिटी है वो अवेलेबल नहीं होती है। बहरहाल, हमारे को एक बात समझनी पड़ेगी कि इंडिया में क्योंकि कोयला काफी मात्रा में हमें डोमेस्टिकली अवेलेबल है, तो कई दशकों से ये प्रयास किया गया कि अगर बिजली के दाम हमें अफोर्डेबल रखने हैं, सस्ता तो नहीं कहूंगा बट कम से कम ऐसा रहे कि जो बिल्कुल ही बोझ ना बन जाए, तो कोयले पे हमें करना पड़ेगा। क्योंकि जो नई तकनीकों से बिजली बनाने की बात की जाती है, विंड पावर का आपने देखा होगा, विंड मिल लगने की बात है, ये इतने डिपेंडेबल नहीं है और इसमें कॉस्ट भी काफी ज्यादा है। तो कोयले को लेके जो कोविड के बाद, कोविड में आपको ध्यान होगा कि जो कारखाने हैं, जो उद्योग जगत है, उसमें बिजली की डिमांड काफी कम हो गई थी, क्योंकि माल बनना बंद हो गया था, इकोनॉमी लगभग लगभग शट हो गई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस वो प्रक्रिया आई। तो एकदम से इस सीजन में अब ये देखने को मिल रहा है कि पूरी इकोनॉमी लगभग लगभग वापस फुली आ रही है स्टीम पे, और उसके कारण डिमांड बढ़ी हुई है। और ये जो स्टॉक है, ये 4-5 दिन के करीब का स्टॉक है। अब और भी इसमें हम कारणों की चर्चा कर सकते हैं, बट मोटा मोटा हमें ये समझना पड़ेगा कि जो बफर स्टॉक कहलाया जाता है, यानी कोई भी बिजली बनाने वाला जो प्लांट है, वो ऐसा नहीं है कि रोज सुबह जाके ठेले में कोयला लेके आता है अपने प्लांट के लिए। उनकी अगेन जो परचेजिंग होती है वो लंबे समय की अग्रीमेंट्स होती हैं। जैसे हमने क्रूड ऑयल की बार बार बात कही है कि क्रूड ऑयल ऐसा नहीं है कि आज रिफाइन होके अगले दिन मिलता है कंज्यूमर को। इसी प्रकार ये कोयले पे भी यही नियम प्रिवेल करता है। और कोल इंडिया हम जानते हैं कि बहुत बड़ा एक सप्लायर है, बहुत बड़ी कंपनी है देश में और सबसे बड़ा सप्लायर है। तो कुल मिला के जितनी मात्रा में कोयला इंडिया में उसका खनन और उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, वो उतनी है नहीं। उसके पीछे और भी कारण है। आपको ध्यान में होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई वर्ष पहले
कोल की बहुत सारी जो माइंस की लाइसेंस थी उनको कैंसिल कर दिया था। ये कहा था कि उसमें घोटाला हुआ है, और टेलीकॉम की लाइसेंस भी कैंसिल की थी, कोयले की माइंस भी कैंसिल की थी। तो कैंसिल तो हो गया, बट कैंसिलेशन के बाद जो उसका एक परिणाम निकल रहा है, जो डिले हुई है नए कोल ब्लॉक्स में माइनिंग और एक्सप्लोरेशन करके जो प्रोडक्ट आने में, उसका भी एक ये कुल मिला के नतीजा है। बट आखिर में मैं इस खबर पे ये कहना चाहूंगा कि कोई क्राइसिस है ऐसा नहीं है, और उसके पीछे एक और कारण है। अब देश भर में लगभग हम जानते हैं कि टेम्परेचर कम हो रहे हैं, मॉनसून से ही टेम्परेचर कम होना शुरू होता है, तो रेजिडेंशियल सेगमेंट में बिजली की खपत थोड़ी थोड़ी कम होती है, और जैसे जैसे सर्दी आती है तो एक थोड़ी डिमांड कंट्रोल हो जाती है। समर का पीक सीजन हमारे अब पीछे है, तो बहुत सीरियस सिचुएशन नहीं है। सरकार ने इसके बारे में टिप्पणी भी की है, पावर मंत्री जो हैं आरके सिंह, उन्होंने भी बात की, और मेरा मानना है कि कोई क्राइसिस सिचुएशन नहीं होगी। बट बार बार ये होना एक इस चीज का परिचायक है, एक संकेत है कि अभी भी कोयले को लेके जो जिस अमाउंट में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और हमारे देश में बहुत कोयला है, वहां कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ी कमी रह रही है। अच्छा, यहाँ पर जो आपने कोल ब्लॉक आवंटन वाला पूरा जो उस समय का 2012 का एक महान झगड़ा था, जिसको वो अगर था भी कि नहीं, इस पर भी बड़े सवाल उठाए जाते हैं, क्योंकि मुझे याद है उस समय सरकार ये कहा करती थी कि साहब अगर कोयला, तो ब्लॉक के आवंटन की बात है, जो श्री प्रकाश जायसवाल उस समय थे कोयला मंत्री, वो कहते थे कि अरे कोयला निकाला ही नहीं गया, सारा कोयला देश का कोयला खदानों में ही पड़ा है, तो किस बात का घोटाला। वो इस तरह की सरकार दलील देती थी, हालांकि काफी ज्यादा उस पर बवाल हुआ था। बहुत यहाँ पर जी बहुत गलत नहीं कहते थे, क्योंकि इसमें एक इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट भी है, और नोशनल लॉस जो सीएजी ने, जिसे तथाकथित लॉस कहा जाता है, तो वो तो जीरो जोड़ दीजिए, बट हकीकत जमीन पे कुछ और है। वो खैर कभी और बात करेंगे, बट मेरा ये मानना है कि ये बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट विषय नहीं है। हाँ, ग्रे एरिया बहुत सारे हैं इसमें, बहुत सारे हैं। जी जी। हाँ। अच्छा, इसमें पावर मिनिस्टर आरके सिंह है, उनका भी स्टेटमेंट आ चुका है। पावर मिनिस्टर आरके सिंह ने, जो दर्शकों को अगर पता हो, तो उन्होंने कहा है कि ये जो क्राइसिस है वो बियॉन्ड फ्रॉम नॉर्मल, मतलब वो चाह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि आई कांट से कि ये सब इजी है। ये उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर सकता इजी है, 4-5 महीने लग सकते हैं, क्योंकि जो मैं एस्टिमेट पढ़ रहा था कि यूजुअली 10 दिन का बफर होता है कोल माइंस के पास, और अभी जो स्थिति है सिद्धार्थ जी, उस स्थिति में कई सारी कोल माइंस में बफर लगभग डिप्लीट हो चुका है, कई के पास 2 या 3 दिन का बचा हुआ है। ये खबर तो कल 4 अक्टूबर से डेवलप होना शुरू हुई है, 3 अक्टूबर से डेवलप होना शुरू हुई है, मतलब आज हम तीसरे दिन में ऑलरेडी, दूसरे दिन में ऑलरेडी खड़े हुए हैं। तो वो थ्रेशोल्ड धीरे धीरे खबर में पास हो जाएगा। अब सरकार को करना क्या चाहिए, सरकार कैसे प्रोक्योर करोगे, क्योंकि यूरोप में, चाइना में और दूसरे देशों में भयानक एनर्जी की डिमांड आई है। यूरोप में क्राइसिस भी हम देख रहे हैं, चाइना का क्राइसिस हम डिस्कस कर भी चुके हैं, हम और आप एक बार खर्चा पानी में। तो क्या इंडिया भी इस क्राइसिस में कोलैप्स होने जा रहा है? नहीं, देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई कोलैप्स और कोई बहुत बड़ी क्राइसिस का अंदेशा मुझे नहीं है। जो पावर मिनिस्टर ने जो बयान दिया है, वो एक प्रकार से सिस्टम में अलर्ट देने का भी काम करता है, क्योंकि आपको ध्यान में होगा कि कोयला को लेके अगेन वही बात है कि एकदम से आप रातों रात उसकी प्रोडक्शन बढ़ा नहीं सकते हैं। पैंडेमिक में क्या हुआ कि मान लीजिए कोई नई माइन बनने का प्रोग्राम था, या नए खनन होने थे, हैं, एक्सपेंशन होना था किसी माइन का, वो भी रुक गया। आप समझिए ना, सारा कुछ जब इकोनॉमी में हमने लॉकडाउन हो गया, तो उसके कारण जो सप्लाई भी करना है उनका भी काम खत्म हो गया। केवल लोगों को खाने के लिए मिला, पानी चलता रहा, टेलीकॉम नेटवर्क्स चलती रही, बट जो ऐसे प्रकार के जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें बड़े लंबे समय तक काम करके कोई नतीजा निकलता है, उन सब पे एक इम्पैक्ट आया था इसका। तो वो भी एक इम्पैक्ट है, यानी ये 4-5 फैक्टर हैं। ग्लोबली भी डिमांड एकदम से वापस आ गई है, क्योंकि कारखाने चल रहे हैं। दूसरा, इंडिया में डिमांड वापस आई। तीसरा, प्रोडक्शन को लेके जो थोड़ी बहुत शॉर्टफॉल हुई होगी, उसके आंकड़े पूरी तरीके से वैसे हमारे पास अवेलेबल नहीं है। फिर ये भी एक एलिमेंट है कि जो सरकार का जो एक मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, वो काफी इस चीज को मॉनिटर करता रहता है, क्योंकि हर पावर प्लांट में कितना
फ्यूल है, कितनी सप्लाई है उसके पास, ये एक डैशबोर्ड होता है सरकार में, पावर मिनिस्ट्री में, जिसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर किया जाता है। और मैं मानता हूं कि अगर इसमें कोई इमरजेंसी स्टेप्स हैं, जो इमरजेंसी स्टॉक है उसको भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो वो भी होगा। आपको ध्यान होगा कि सेकेंड राउंड ऑफ पैंडेमिक में तो हमें ऑक्सीजन की ट्रेन्स चलानी पड़ी थी, जी, यानी कोयला कोयला जब ट्रांसपोर्ट भी होता है तो उसके लिए भी हमारे को मालगाड़ियां जाती ही हैं। मालगाड़ियां चलती हैं, तो उस समय वो भी कमियां थी। अब वैसी कोई कमी नहीं है। तो तभी मेरा मानना है कि कोई क्राइसिस सिचुएशन नहीं होने वाला है, ऐसा हम अभी की स्थिति में कह सकते हैं। सरकार पे जिम्मेवारी जरूर है, अगले 1 2 3 दिन में इस पे स्थिति क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसी सब्जेक्ट में मेरा आखिरी सवाल सिद्धार्थ जी, क्या कोल पॉलिसी इंडिया की थोड़ी सी बेपटरी है? क्या सरकार इसको, इस पूरी क्राइसिस को जो आ रही है इसको आर के सिंह चिता रहे हैं, भले ही वो एक फ्लैग देना चाह रहे हो कि आगे कुछ ना हो, भले ही वो लेट्स प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट की हल्के में ही काम हो जाए, या वो इस तरह का सिग्नल दे रहे हो, लेकिन क्या सरकार की पॉलिसी इस तरह की नहीं रही है कोल को लेकर, बाकी कोई भी सरकार हो, बीजेपी की, कांग्रेस की, कोई भी, कि इस तरह के इम्पैक्ट को फोर्सी किया सके? क्योंकि आप भी बता रहे थे कि हम पहले भी इस तरह के क्राइसिस के रिपोर्ट्स देखते रहे। देखिए, सबसे बड़ा जो इसका एक रीजन है इस समस्या का, वो ये है कि कोल इंडिया ने हालांकि बहुत काम किया है और बहुत बड़ी कंपनी है। आपको ध्यान होगा जब उसका बाजार में जब लिस्ट हुई थी कोल इंडिया, तो एक बहुत, मतलब आप समझ लीजिए कि बहुत उसमें एक पॉजिटिव फीडबैक आया था उसको लेके। वस्तु स्थिति ये है कि कोल इंडिया लगातार दशकों से जितना एक्सपेंशन करना चाहिए कर नहीं पा रहा है। इसी कारण कई दशक पहले ये तय हुआ कि जी निजी क्षेत्र की कंपनियां भी कोल के खनन में आएंगी। एक समय पे केवल सरकारी कंपनी इस कोयले का खनन कर सकती थी। तो और उसमें ये जोड़ा गया कि जो पावर कंपनी है उसको एक डिफाइंड ब्लॉक दिया जाएगा कोयले का, वो उसका अपना ब्लॉक होगा जहां से वो कोयला खनन करके उसको उससे बिजली बनाएगा। इसके लिए जो जिसे कहा जाता है पावर के साथ कोल की लिंकेजेस बनाई गई। ये सारी जो लिंकेजेस और एक जो सिस्टम बना था पावर सेक्टर में निजी क्षेत्र के द्वारा, बहुत 30 40 बड़े प्रोजेक्ट्स थे, और भी संख्या में थे, बट 30 40 बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स थे। अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स की बात हुई थी, 5 5 हजार मेगावाट के प्रोजेक्ट्स बनाने की, 4 हजार 5 हजार मेगावाट्स के प्रोजेक्ट्स। इन सब पे एक जो कोयले की अवेलेबिलिटी को लेके बहुत बड़ा एक सवालिया निशान खड़ा हुआ। सुप्रीम कोर्ट वाला मैंने आपको चीज बताई, और भी उसके कारण है। कुछ कंपनियां फेल हो गई, उनकी जो प्रोजेक्शंस थी फाइनेंशियल्स वो उनकी ठीक से नहीं हुई। कई जगह पे एनवायरमेंटल इश्यूज आए कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिली उस प्रकार की माइन, क्योंकि कोयले का जब आप माइनिंग करते हैं तो आप जानते हैं आसपास पे जो एक जिसे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट काफी जी, बड़ा पड़ता है। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ इश्यूज है। मैं इसमें आखिरी एक जो बात कहना चाहूंगा कि आज आज ही एक स्टेटमेंट आई है, अनिल अग्रवाल हैं जो वेदांता के प्रमोटर हैं, और उनके द्वारा वो कई सारी चीजों में माइनिंग इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं। वो लगातार कुछ वर्षों से बात कर रहे हैं। आज उन्होंने फिर से एक बात दोहराई है कि 2 3 सालों में वो उनकी कंपनी 50% इंडिया में क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करने की स्थिति में रहेगी। लगातार ऐसे निजी निवेशकों की एक कंप्लेंट रही है कि जो ब्लॉक्स और जो परमिशंस हैं, जिस स्पीड से काम की परमिशन मिलनी चाहिए, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस मिलनी चाहिए, या उस जमीन का कई बार एक्विजिशन को लेके भी आपने सिद्धांत देखा है कि बहुत बवाल होता है, वो प्रोसेस एक इसके लिए इम्पेडिमेंट है। तो एक तरफ सरकारी क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया दशकों से अपनी चाल चल रही है, जी, बहुत बड़ी कंपनी है, बट अपनी चाल चल रही है। और दूसरी तरफ निजी क्षेत्र में जो एक प्रयास किया गया उसमें कई प्रकार के रोड ब्लॉक्स, फुल स्टॉप्स, हर्डल्स, कुछ स्कैंडल, कुछ फ्रॉड्स भी हुई हैं, जिसके कारण ये सारा एक प्रकार से कोल की माइनिंग हमारे देश में इतनी डिपॉजिट्स होने के बावजूद भी हमें कई बार इंपोर्ट करना पड़ता है। और ये एक्चुअल में एक प्रकार से विडंबना है, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा कोल का जखीरा है, बहुत बड़ी डिपॉजिट्स हैं जो सर्वेज में बाहर निकल के आए हैं, बट हम उसको
तरीके से माइन नहीं कर पाए हैं कई सालों से। अगली खबर पे चलते हैं सिद्धार्थ जी। हम लोग अगली खबर जुड़ी हुई है फिच के प्रोजेक्शन से। फिच एक रेटिंग एजेंसी जो हम लोग सब लोग जानते हैं। फिच ने कहा है कि इंडिया में जो तेल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है उससे इंडिया की अपस्ट्रीम कंपनियों को बूस्ट मिलेगा और इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट मिलेगा। सिद्धार्थ जी, क्यों कहा फिच ने कि इन सेक्टर्स की, इन कंपनियों को बूस्ट क्यों मिलने वाला है इंडिया में तेल के दाम ऊपर होने से? देखिए, इसमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये हम नेचुरल गैस को लेके, जिस खबर का आपने हवाला दिया है, ये नेचुरल गैस को लेके है। नेचुरल जी, गैस जो यानी क्या 62% बढ़ोतरी हुई है अभी। बढ़ोतरी हुई है? नेचुरल गैस वो है जो खुद ब खुद इसके फील्ड्स होते हैं जमीन में से, समुंदर के में से ये निकल के आता है। इसको आपने वहां पे सारा सेटअप करके, प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर करके पाइपलाइन द्वारा लाया जाता है। इसमें हमने ये देखा है कि नेचुरल गैस जिसे डीप वाटर कहा जाता है, मतलब गहरे समुंदर में जो नीचे जाके सारा सेटअप लगता है, उसको किया जाता है। अब ये जो प्राइस है ये सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक प्रकार से ये एडमिनिस्ट्रेड प्राइस है, सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। और अभी सरकार ने जो फैसला लिया उसमें ये तय किया गया कि जो सरकारी क्षेत्र की कंपनीज हैं, यानी ओएनजीसी है या ऑयल इंडिया है, उसका प्राइस उन्होंने बढ़ा के $2.9 प्रति MMBTU, जो एक इसका मापदंड जी। है, मेट्रिक है मेजरमेंट का, उसको बढ़ाया गया। और इससे पहले ये लगभग $1.79 था। तो इतना इसमें प्राइस इंक्रीज हुआ है। तो ऑब्वियसली इसके कारण, जो प्राइस इंक्रीज के कारण रेवेन्यू बढ़ेगा। और ये रेवेन्यू का जो पॉइंट आपने कहा, जो ये इस संस्था की रिपोर्ट है, फिच संस्था की जो रिपोर्ट है, वो उसके बारे में बात कर रही है। ओके, कंपनियों को फायदा क्या होगा? वो क्यों कह रहे हैं अपस्ट्रीम कंपनीज विल गेट इन्वेस्टमेंट? उसके बारे देखिए, में क्या? उनका इसलिए कहना है क्योंकि वो कंपनियों के प्रॉफिट्स और उसके रेवेन्यू पे ध्यान देते हैं, बट इसका इम्पैक्ट एक दूसरा पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा जो फर्टिलाइजर है, जो फर्टिलाइजर बनाते हैं, जो खाद बनाने वाली कंपनियां हैं, और हमारा कृषि क्षेत्र खाद पे डिपेंडेंट है, उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए दाम बढ़ जाएगा। और गैस बड़ा इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट होता है। ये एक बड़ा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट बाकी टाइप के भी जो गैस कंज्यूम किए जाते हैं, चाहे वो जिसे हम ये कहते हैं पाइप्ड गैस जो घरों में आता है, जिसे सीएनजी जो गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। शायद उतना नहीं पड़ेगा। और जो पावर प्लांट गैस पे पावर बनाते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया कि कोयला लगभग 55-56% के पावर प्लांट है हमारे इंडिया में, ये गैस वाले कम है, बट उन पे भी इसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक प्रकार से प्रोडक्शन करने वाले को फायदा होगा, बट उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले पे एक असर पड़ेगा, यानी आम आदमी पे। और जो फर्टिलाइजर कंपनीज हैं, सीएनजी के स्टेशन से जो अपना गैस भरवा के गाड़ी ऑटो चलाते हैं, उन सब पे इसका प्रभाव पड़ने वाला है। प्रभाव पड़ने वाला प्रतिकूल किस्म का। आखिरी खबर है, आरबीआई ने सुपरसीड किया है एक एनबीएफसी को, SREI। श्री फाइनेंस कहेंगे इसको सिद्धार्थ जी, छोटे में? इसको थोड़ा वो कंपनी खुद अपने आप को श्रेय करके बोलती है। श्रेय? श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस, दो कंपनीज है जिनका आप हाँ, हवाला। श्रेय फाइनेंस लिमिटेड और श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस। जी जी जी। तो हाँ। ये कंपनीज, पहले हमारे दर्शक ये समझ लें कि ये करते क्या थे। तो ये एक प्रकार से नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी थी, यानी ये बैंक नहीं था, लेकिन लोन देते और थे। ये लोन देते थे। और लोन कैसे देगा एनबीएफसी? बड़ा मोटी मोटी ये बात समझने वाली है कि कोई नॉन बैंकिंग, जिसे नॉन बैंकिंग शब्द जुड़ता है, मतलब उसके पास बैंकिंग की लाइसेंस नहीं है, यानी वो पब्लिक से डिपॉजिट नहीं उठा सकता है, सबसे पहली बात। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकता है बिना नियम के, बिना लाइसेंस और बिना परमिशन के।
आपने सुना होगा चिट फंड जी, और उसके साथ जो सारे घोटाले हुए, इसलिए वो अलग चीज है। वो एक अलग सिस्टम के अंदर किया गया, उसके बड़े दुष्परिणाम निकले और बहुत हजारों की संख्या में लोगों को चपत लगी, उनका नुकसान हुआ है। पर बैंकिंग सिस्टम में बैंक लोगों से डिपॉजिट ले सकता है, अकाउंट खोलता है, फिक्स डिपॉजिट खोलता है और उस पे ब्याज देता है लोगों को। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बैंकों से पैसा लेके और कुछ खुद भी डायरेक्टली, जिसे हम कहते हैं बॉन्ड्स के द्वारा पैसा मार्केट से उठा के इसको देते हैं। जैसे इक्विपमेंट फाइनेंस की बात की, तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो सड़क निर्माण में इन्वॉल्व हैं। तो बुलडोजर है, अर्थ मूवर है, बहुत सारी इक्विपमेंट है जिससे ये निर्माण होता है, जो पूरा एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर है। तो उसको लोन चाहिए होते हैं अपना सामान खरीदने के लिए, तो ये उस टाइप के लोन्स देती थी। ये दो कंपनीज बेसिकली, कनोरियाज करके जो इसके प्रमोटर थे, उनके द्वारा कंपनी सेटअप की गई थी कई साल पहले। कलकत्ता से इस ग्रुप का संबंध कई दशकों का रहा है और अब 35,000 के करीब, 36,000 35,000 के बीच का एक आंकड़ा है जो इनको लोन्स देने हैं, बैंक्स के लोन्स चुकता करने हैं। और कोविड के समय पे जो पूरा बिजनेस एक प्रकार से ठप हो गया, तो उसका ये परिणाम है। और बिजनेस क्यों ठप होता है एनबीएफसी का? जब ये कल खबर आई थी तो हमने उस टाइम पे इसकी एक हेडलाइन चलाई कि श्रेय गोज द डीएचएफएल वे। कई लोगों को डीएचएफएल का भी ध्यान होगा। ये भी एक जी, कंपनी थी और 2018-19 में उसका भी एक प्रकार से काम तमाम हो गया। तो हम्म, ये इसलिए हुआ कि जिसने बोरो किया वो रिपे नहीं कर रहा है, इसलिए कंपनी अपने लोन चुकता नहीं कर पा रही है। इस कंपनी के संबंध में ये भी एक घटना घटी थी कि कुछ समय का इनको 6 महीने का एक मॉरेटोरियम पिछले साल मिला था कोर्ट के द्वारा कि तब तक आप कुछ जुगाड़ कर लीजिए। और सूत्रों के अनुसार इस कंपनी ने किसी और से डील करके, मतलब कोई खरीद ले श्रेय को या उसमें पैसा लगाए उस कंपनी में, इसका काफी प्रयास किया, बट ओवरऑल जो अभी स्थिति है उसमें ये हो नहीं पाया है। और इसलिए रिजर्व बैंक ने दो चीजें की हैं। एक तो जो उसको चलाने वाले, किसी भी कंपनी को चलाने वाले जो अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति होते हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। यानी हम्म, एक प्रकार से किसी कंपनी का कैबिनेट अगर हम कहलाएं तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। जी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे कानूनी जिम्मेवारी होती है उस कंपनी की पूरी रनिंग को लेके, उसकी फाइनेंसेस को लेके, लीगल मैटर्स को लेके उनकी जिम्मेवारी होती है, वो चलाते हैं कंपनी। शेयर होल्डर के पास शेयर होता है, शेयर होल्डर चाहे 10 शेयर हो या 1 लाख शेयर रखा हुआ, वो एक प्रकार से कंपनी का जॉइंट ओनर है। हम्म, पर डायरेक्टर जो शेयर होल्डर है उस पे जिम्मेवारी नहीं है कंपनी की रनिंग की। कंपनी की रनिंग की जिम्मेवारी डायरेक्टर्स पे होती है। तो इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कुछ समय पहले भारत सरकार ने कानून में कुछ तब्दीली की थी और अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पूरा एक प्रकार से अधिकार है ऐसी कंपनीज के ऊपर, उनको रेगुलेट करने का, उनको सुपरवाइज करने का। उसने ये तय किया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, उस करंट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उसको सस्पेंड कर दिया, उसको एक प्रकार से बेदखल कर दिया और अपने द्वारा कुछ लोगों को नियुक्त किया गया है जो उसको चलाएंगे। और दूसरी चीज वो क्या करेंगे कि आपने सुना होगा नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल और जी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ये बेसिकली ऐसी कंपनी जो जो डिफॉल्ट कर जाती हैं, कंपनीज जिनके पास अपने लोन देने के लिए पैसा नहीं है, जो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं इस मापदंड पे, उनके लिए एक स्पेशलाइज्ड कोर्ट है। वहां अब इसको इंसॉल्वेंसी की एक प्रोसेस होगी। हो सकता है कि कोई इसका बायर आ जाए। तो कुल मिला के कंपनी को बचाने का, उसको रिजॉल्व करने का, उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को, ये एक प्रयास है। ये दूसरी बड़ी एक कंपनी है एनबीएफसी जिसके साथ ये हुआ। जैसे मैंने कहा कि डीएचएफएल पे पहले ये जी, हुआ था और अब ये घटना श्रेय ग्रुप के साथ भी घटी है। जी। और श्रेय ग्रुप के साथ घट चुकी है। यूको बैंक की देनदारी थी। श्रेय ग्रुप ने कुछ खबरों में ये भी कहते हुए पाए हैं कि एकदम आर्बिट्ररी और औचक निर्णय है, हम इसके लिए खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे।
देखिए ये बिल्कुल किसी भी कंपनी का अपना अधिकार है लीगल एक्शन लेने के लिए, बट मैं आपको एक बात बता दूं कि जहां तक मेरी जानकारी है, ये जो प्रोसेस है कोर्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हाँ, कार्रवाई को लेकर कोई कोर्ट कुछ करेगा, मेरे को अरे कोर्ट इसमें ने साफ साफ कह दिया था कि हम आरबीआई की, कहा ही था पिछले साल या इसी साल की बात है कि हम हाँ, आरबीआई में नहीं, और आरबीआई की बैंकों में काम नहीं करना चाह रहे हैं। और कंपनी ने ये जरूर आश्चर्य जताया है, और जो करंट प्रमोटर्स थे, बट ये भी सच्चाई है कि पिछले कुछ महीनों में उस कंपनी से बहुत सीनियर लोग, काफी मात्रा में लोग लगातार की स्टाफ जो था, सीनियर स्टाफ था, लगातार छोड़ रहा था। तो कंपनी के चलने को लेके भी कुछ सवाल थे, और एक प्रकार से जो आरबीआई ने किया है वो फर्दर कोलैप्स ना हो और ओवरऑल बाजार में पैनिक ना फैले, इसलिए भी ये स्टेप लिया गया है। क्योंकि देखिए इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, आप एक व्यक्ति अगर पैसा नहीं दे पाए तो पूरा चेन में खराबी हो जाती है। जैसे वो जो 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 मंथली किट्टी टाइप डालते हैं लोग, या वो जो अपनी बीसी कुछ लोग बीसी आपस चलती में, है। हाँ, तो उसमें हाँ। अगर एक व्यक्ति जो ले ले और वो पैसा सही समय पे वापस ना दे, तो आप उस पूरे ग्रुप में क्या स्थिति हो जाती है ना? हम्म। तो ये उसी प्रकार का उसका एक बड़ा वर्जन है। तो रिजर्व बैंक ने जो ये फैसला लिया है वो हालात और ना बिगड़े, और एक कंपनी की समस्या 100 कंपनियों की समस्या ना बने, जिससे ओवरऑल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट ना पड़े। ये निर्णय के पीछे ये वजह भी एक बहुत बड़ी वजह है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बेदखल करने का संकेत ये होता है कि नए लोग एक बारी प्रयास करें इसको बचाने का प्रॉपरली। तो ठीक है, ये था हमारा आज का खर्चा पानी। आप लोगों को कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा वीडियो कमेंट सेक्शन में। कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, कोई और टॉपिक जो आप चाहते हो कि हम उससे बात करें तो हमें बताइए। कल हम लोग फिर से आएंगे और फिर से बातचीत करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट।